हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उसका नाम है, देखो यहाँ पे, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या? जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये वाला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को क्या सीखना है, जितना भी कैरेक्टर्स, ये जितना भी होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि किसी के बाल कर्ली होते हैं तो किसी के बाल स्ट्रेट, किसी का स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर होता है तो किसी का एकदम नेग्रॉइड किस्म का, है ना। और कुछ कुछ ऐसे मॉडरेट होते हैं, कुछ कुछ वीटिश कलर के होते हैं, जैसे हम लोग जैसे ब्राउन मुंडे बोलेंगे जिसको, इंडिया के ज़्यादातर लोग ब्राउन मुंडे होते हैं, है ना। यस और नो। तो जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है वो सब हम लोग इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको क्या करना है पता है क्या, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर होने वाला है थोड़ा बेस्ट, और लेकिन हल्का फुल्का सा कॉम्प्लिकेशन भी इस चैप्टर में है। अगर आप लोग को ठीक से ये काम करना है तो आप लोग ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस चैप्टर में ध्यान देना है बच्चों। तो देखो, सबसे पहली चीज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए बच्चा कि व्हाट इज मीन्ड बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? तो क्या होता है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोला जाता है। और सबसे पहले ये मेंडल बाबा ने देखा था, सर ग्रेगर जोहान मेंडल। इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कौन? मेंडल। मेंडल नाम है इनका। क्या नाम है बच्चा? मेंडल। ब्रांड, ठीक है। नहीं, मेंडल नाम है इनका। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मेंडेल। ये एक ब्रांड है जेनेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। ये बात समझ लो। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये कौन है बच्चे? ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल कौन है? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखो बच्चों। ठीक है, ही विजुअलाइज द ट्रेट्स एज सच आर इनहेरिटेड फिजिकली बट बाय समथिंग प्रेजेंट इनसाइड द गैमेटिक सेल। तो मतलब उनको क्या पता चला, पता है क्या? जैसे कुछ तो ऐसी चीज है जो मतलब क्या होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ तो ऐसा होता है गैमेट्स में, जो ट्रेड्स क्या करता है, एक जगह से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाता है। ठीक है, और यही समथिंग को उन्होंने क्या बोला बच्चा? फैक्टर्स बोला। क्या बोला उन्होंने? इसी समथिंग को क्या बोला? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मतलब वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाएंगे। ये आप लोग को बहुत 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 अच्छे से दिमाग में रखना है बच्चा। ठीक है, मेंडेलियन फैक्टर्स को ही बच्चों आज बोला जाता है जीन्स। तो जीन्स मतलब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर द ब्लू स्टफ विच वी वेयर इज कॉल्ड एज जीन। तो ऐसा नहीं होता है। जीन्स मतलब होते हैं बच्चों, ये होते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। What are genes? Genes are the fragments of DNA which carries genetic information. क्या? Which carries genetic information. ये बात अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो कि जीन्स होते हैं बच्चा फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, और ये क्या कैरी करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक आगे चल के देने वाली है। ठीक है, एक बात याद रखना। उसके बाद अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा जाते हैं हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे, तो इसकी डेफिनेशन से लिख लेते हैं। वाइट बोर्ड बोलो या ब्लैक बोर्ड बोलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेड मार्कर कहाँ से आ गया? ठीक है, हाँ। तो देखो, सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या देखेंगे बच्चा? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफर क्या बोलेंगे इसको बच्चे? ट्रांसफर ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस। एक बात अच्छे से देख लो, ठीक से देख लो, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो याद रखना जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। और जब तक जीन्स हो गया वो, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। और जीन क्या बोला मैंने, दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। इतना अच्छे से रखो याद, जीन्स क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। बहुत अच्छे से रखो, इसको ध्यान में रखो, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखो, हाँ, बिल्कुल भी मतलब आपके दिमाग से उतरनी नहीं चाहिए चीजें। अब देखो रीजन क्या था मेंडल के सक्सेस का, ये देख लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंडल ही क्यों, है ना, मेंडल ही क्यों सक्सेस हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। हिज एक्सपेरिमेंट्स वर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व्ड लार्ज सैंपल्स, ठीक है, बहुत सारे सैंपल्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किया और केयरफुली प्लान किया था पूरा। देखो प्लानिंग ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आप लोग कर रहे हो उसमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आउटकम्स का अंदाज़ा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लानिंग करो, कभी कभी प्लानिंग फेल हो सकती है, तो अगर प्लानिंग हमारी फेल हुई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी आप लोग पहले से ही प्लान करके रख लेना, ठीक है। ताकि क्या होता है पता है कि जब भी हम लोग इस वे में जाते हैं तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि हम लोग के सक्सेस रेट्स बढ़ जाए, ठीक है। उसने क्या किया, केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप एंड एक्सप्रेस्ड हिज रिजल्ट्स एज रेशियोज। उसके जो भी रिजल्ट्स उसको मिलते थे उसको वो रेशियोज में बताता था। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो कर रहा है तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है तो उसको क्या रिजल्ट्स आ रहे थे, मतलब मान लेते हैं 3:1, मतलब टोटल टॉल प्लांट्स उसको 3 मिल रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट 1 मिल रहा है, तो 3:1 का रेशियो। इस प्रकार से उसने क्या किया पता है क्या, रेशियोज जो है रेशियोज में पूरे रिजल्ट्स को बांट दिया, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट। इन दिस पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। देखो बंदा कितना होशियार था, उसने वही कैरेक्टर्स लिए जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल थे, उसने वही प्लांट लिया जो इजीली वो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा और वो इजीली ऑब्जर्व भी हो जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें थी उसने बहुत अच्छे से प्लान करके रखी थी। मतलब कहीं ना कहीं इसका बंदे का लक तो था, है ना, बंदे का लक था। लेकिन भैया इतना बैड लक भी था कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये भी मतलब कोई मजे वाली बात नहीं है, लेकिन चलो मिला ना। आज मेंडल सबके मुंह पर है, सबके मतलब सबको पहचान, सबको पता है मेंडल क्या है। उसने 7 कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट के। पी मतलब पाइजम सतिवम। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसने चूज किया था पाइजम सतिवम। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो अपना मटर, ठीक है, मटर का दाना, मटर का पौधा नहीं होता है कि जो वो, तो उसने पाइजम सतिवम पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसने देखो द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम एंड दीज फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो उसने देखा कि नहीं यार ये फैक्टर्स जो है, ये जो फैक्टर्स है ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है। उसको मतलब उसने अंदाज़ा लगाया होगा इस चीज़ का, अलग अलग क्रोमोसोम पे रहने की वजह से मतलब हर टाइप का कैरेक्टर वहाँ पर ऑब्जर्वेबल था। ये भी आप लोग देखना। उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया कि भाई जो भी
बोलेंगे हम लोग जो भी कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है, मतलब दिख कर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट, और जो दब जाता है उसको कहते हैं रिसेसिव। ये आगे आपको डेफिनेशन में देखने को भली भांति मिलने वाला है, लेकिन आप इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक तो उसने चुना पी प्लांट, जिसकी मतलब जनरेशन गैप बहुत कम होती है, बहुत फटाफट फटाफट ये ग्रो कर सकता है। फिर उसने 7 ही कैरेक्टरिस्टिक लिए थे जो इजीली ऑब्जर्वेबल थे, है ना। फिर उसने ये रिसेसिव और डोमिनेंस का और रिसेसिवनेस का एक फंडा लेके आया कि भाई ऐसे के बाद ऐसी होती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलते दिख गया। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके, क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज है बच्चा कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए भाई सभी का, ठीक है। तो देखो कैरेक्टर, इट इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कैरेक्टर क्या होता है? ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, एक पर्टिकुलर फीचर। मतलब मान लो अपन मोबाइल लेने जा रहे हैं, भाई रैम कितनी है? मान लेते 6 GB रैम है, तो 6 GB मतलब मोबाइल जो है, मोबाइल का जो रैम है ये फीचर है, ठीक है। अब उसके वेरिएंट्स होते हैं, तो बच्चे उसको बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। द एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो हाइट एक कैरेक्टर है, तो इसके 2 टाइप के ट्रेट्स होंगे, एक होगा टॉल और एक होगा ड्वार्फ। मतलब मान लो हम लोग फीचर डिसाइड करते हैं मोबाइल का, लेट अस कंसीडर इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी ये कैरेक्टर है, ये फीचर है। और 128 GB 256 GB ये दोनों चीजें क्या है? ये उसके वेरिएंट्स है, मतलब ये उसके ट्रेड्स हो गए बच्चों। क्या हो गए? ये हो गए उसके ट्रेड्स। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रेट। ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने दिमाग में धर लेनी है, बात को अच्छे से दिमाग में रख लेनी है। तो देखो बच्चा, फैक्टर, unit of heredity, a particle present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of character। मतलब क्या? ये ऐसी चीज होगी जो क्या करेगी? किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और यही होता है हमारा फैक्टर, जिसको हम जीन भी बोल सकते हैं। द पर्टिकुलर सेगमेंट of DNA which is responsible for inheritance and expression of that character। अभी जस्ट मैंने बोला फैक्टर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? कैरेक्टर बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो आराम से, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिखा कर दे देता हूं। तो 4 डेफिनेशन कौन से पढ़े बच्चे? कैरेक्टर देखा, ट्रेट देखा, ट्रेट मतलब द डिटेक्टेबल वेरिएंट या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर अलॉन्ग विथ इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, इसी को बोलेंगे हम लोग ट्रेट। फैक्टर और जीन तो लगभग सेम ही डेफिनेशंस है, तो ध्यान देते हैं। चलो इसको लेके जाएंगे उधर। तो सबसे पहली चीज क्या देखे बच्चा हमने? फर्स्ट, कैरेक्टर ढीला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैरेक्टर ये क्या होता है? ये होता है फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये एक टाइप का फीचर होता है, ठीक है। याद रखना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, पी प्लांट का ही देख लेते हैं। हाइट, सीड कलर, है ना। जैसे देखो कलर ऑफ आईज, है ना, कलर ऑफ स्किन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर्स, हाइट, हमारी भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी सब कैरेक्टर्स है, ठीक है। इसके बाद देखा हमने ट्रेट। सेकंड क्या देखा? सेकंड देखा ट्रेट। क्या देखा बच्चों? सेकंड देखा ट्रेट। देखो कम पूरा का पूरा मैं पीपीटी पे नहीं रह सकता हूँ, मेरे को खुद के नोट्स देना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप लोग क्या करो पता है कि बहुत अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो इसके साथ, ठीक है। ट्रेट
ये होता है बच्चा इनहेरिटेड कैरेक्टर। ये क्या होता है? इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, इसी को क्या बोलेंगे बच्चा? इसी को हम बोलते हैं ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? ट्रेट। जैसे अगर हाइट है, समझो, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे, ठीक है? एग्जाम्पल हाइट। हाइट के आएंगे दो वेरिएंट्स, मतलब देखो, अगर पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो एक आएगा टॉलनेस और एक आएगा ड्वार्फनेस, है ना? एक होता है टॉलनेस और एक होता है ड्वार्फनेस। तो देखो ये दो चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से दिख रही होगी, तो ये देख लीजिए। उसके बाद में देखो थर्ड वाला डेफिनेशन देखेंगे, वो है हमारा जीन। ये होता है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ये याद रख लेना बच्चा, ये लिख भी दिए एग्जाम में तो भी चलेगा। फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोलूंगा मैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है? या फिर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, है ना? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, फटाक से। फटाक से इसके क्या निकाल सकते हो आप लोग? स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अक्षय भाई, पानी पानी पानी। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ठीक है? यहां तक तो शायद आप लोग को भली भांति समझ में आ गया रहेगा। अब वापस जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। अब देखते हैं, अब देखो सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में अगला वाला एलिलोमॉर्फ्स दिख रहा है क्या आपको? या फिर इसको ही एलिल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? एलिल्स बोलेंगे। दिख रहा है ना ये वाली चीज? एलिल्स। क्या दिख रहा है? ये एलिल्स। तो एलिल्स क्या होता है? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड एज अलील। क्या बोलेंगे? अलील। अलील होते हैं बच्चों, मतलब कंपैट, जीन का पार्टनर बोल लेंगे इसको, ठीक है? एक जीन है, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कैप्टन अमेरिका, है ना? कैप्टन अमेरिका और यूएस एजेंट, ये दोनों कौन है? मतलब पता है कि कैप्टन अमेरिका जब चले गए थे तो कैप्टन अमेरिका की जगह यूएस एजेंट ने ले ली, मतलब वो उसके कंपैटिबल था। तो जीन होता है एक, किसी एक चीज का अल्टरनेट फॉर्म। एलिल किसको बोलेंगे? किसी एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म, वही होता है एलिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आयरन मैन इस यूनिवर्स का और आयरन मैन किसी और यूनिवर्स का, सुपीरियर आयरन मैन, मतलब स्पाइडरमैन, स्पाइडी नो वे होम देखा ना? वेरिएंट्स होते हैं, देखो वेरिएंट्स, है ना? तो स्पाइडरमैन, लोकी सीरीज भी आप लोग ने देखी होगी, है ना? उसमें भी देखो कितना वेरिएंट्स वगैरह। आजकल बच्चों को मार्वल बहुत पसंद आ रहा है ना? तो उसकी मूवीज़ मतलब हर कोई बच्चा मोस्टली देख रहा है। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी देख लिया हो तो आपने शायद वो भी देखा होगा ना, क्या बोलेंगे इसको, जुड़वा पिक्चर देखा होगा। मतलब इसका अल्टरनेट वर्जन होता है ये, है ना? मतलब ये अलग होता है, ये अलग होता है, मतलब दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं बच्चा अलील। क्या बोलते हैं? अलील। बस सिंपल अगर सेंटेंस में याद रख लो, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। इसी को कहते हैं बच्चे एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। उसके बाद में डोमिनेंट किसको बोलते हैं, बोला जाता है? देखो, इट इज एन allele that expresses its trait even in the presence of alternative allele. डोमिनेंट एलिलोमॉर्फ किसको बोला जाएगा? ये ऐसा अलील होगा जो दूसरे के प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन देखते हैं हम लोग, उसमें जियान देखो सबको सप्रेस करते रहता है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। तो मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? जियान क्या कर रहा है? मस्त सबको नहीं क्या सप्रेस कर रहा है, सबका इफेक्ट दबा दे रहा है। और जियान, जियान सबको पता होता है, सबको पता है कि यार जियान बहुत बहुत नहीं क्या, बहुत ही मतलब भयंकर सा कैरेक्टर है जो नोबिता की हमेशा वाट लगाते रहता है ना? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? डोरेमोन, तुरंत उसको सुन के नहीं क्या, डोरेमोन के पास भागता है नोबिता, जल्दी से कुछ करो वरना जियान मुझे मार डालेगा।
तो ये जितनी भी चीजें हैं, तो जियान से सप्रेस होके नोबिता दब चुका है। इसका मतलब क्या है? नोबिता रिसेसिव है। क्या बोल रहा हूं मैं? नोबिता रिसेसिव है, जियान डोमिनेंट है। वाई जियान डोमिनेंट है? बिकॉज वो दूसरों के इफेक्ट को दबा दे रहा है, वो दूसरों को सप्रेस कर रहा है, इसलिए जियान डोमिनेंट है और नोबिता रिसेसिव है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों। तो आप लोग को देखो इसी से समझ गया ना रिसेसिवनेस क्या होता है? इट इज द अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील इन हेट्रोजाइगोस कंडीशन। आपको हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस भी अभी मैं बताने वाला हूँ क्या होता है, ठीक है? तो बहुत अच्छे से ये भी चीजें याद रखो कि एलील किसको बोलते हैं। ये ऑल्टरनेट फॉर्म होता है जीन का। डोमिनेंट अलील किसको बोलेंगे? ये ऐसा अलील होगा जो दूसरों के प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव अलील किसको बोलेंगे? जो दूसरों के प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो यही होते हैं एलील्स, ठीक है? डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो बच्चों, बहुत ही जल्दी से फटाक से इसको कॉपी कर लो। थोड़ा पानी पीना तो बनता था। ये है, हम लोग ने ये सब चीजें देख ली। अब देखो फिनोटाइप देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? फिनोटाइप। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय फिनोटाइप? ये होता है बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा, ऊपरी सुंदरता। सब मोह माया है, बोलने की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ऊपरी सुंदरता देखना जरूरी होता है। सुंदरता मीन्स बाहर से कोई कैसा दिखता है, इसी को हम फेनोटाइप बोलते हैं। सुंदरता मीन्स हर कोई, हर टाइप का जानवर, हर टाइप का इंसान सुंदर है, लेकिन ये बाहर से एक्चुअल में दिखता कैसे है, मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे नजर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फेनोटाइप। क्या बोलते हैं? फेनोटाइप। तो देखो द इंडिविजुअल, देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप फॉर दैट ट्रेट। किसी भी ट्रेट के लिए जो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रहा है ऑर्गेनिज्म का, देखो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी ऑर्गेनिज्म का दिख रहा है, किसी भी अपीयरेंस के लिए, मतलब कोई भी ट्रेट के लिए, उसी को कहा जाता है फिनोटाइप, उस पर्टिकुलर ट्रेट का। क्या? उस पर्टिकुलर ट्रेट का फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट। हाइट में देखो अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसको टॉल बोलेंगे, क्योंकि वो बाहर से मुझको टॉल दिख रहा है। उसके अंदर कौन से फैक्टर है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, बस मुझको वो दिख रहा है टॉल तो मैं बोलूंगा उसको टॉल। अगर कोई दिख रहा है मुझको स्मॉल तो मैं उसको कहूंगा स्मॉल। तो टॉल को टॉल कहेंगे, स्मॉल को स्मॉल कहेंगे, और आगे का कभी और बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को वर्ड नहीं मिल रहे हैं सही में। इसके बाद मेरे पुतले जलाए जाएंगे, ऐसा हो रहा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेबल, अभी ये चीजें ऑब्जर्वेबल होगी, आप लोगों को बाहर से दिख जाएगी, ठीक है? फॉर देखो इन पी फॉर द हाइट ऑफ स्टेम, टॉल एंड ड्वार्फ आर द टू फेनोटाइप्स। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, अगर कोई बौना है तो बौना है, लंबा है तो लंबा है, मिडिल में आता है तो मिडिल में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई गोरा है तो गोरा है, काला है तो काला है, जीजा का होता साला है, और घर के सामने लगाते ताला है। सॉरी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत पांचट था और लेम था, लेकिन चलो ठीक है, आप लोगों को समझ तो गया ना कम से कम। जीनोटाइप, फिनोटाइप देखा, अब जीनोटाइप भी देखेंगे बच्चा। फिनोटाइप देखा, अब जीनोटाइप भी देखेंगे। अब जीनोटाइप बोलेंगे किसको, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप कहेंगे किसको? अब कोई ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर से लंबा दिख रहा है, तो उसके लंबाई की वजह से, मतलब उसकी लंबाई की वजह क्या है? वजह तुम हो, कौन सी? हो हम तो जी रहे हैं, वजह तुम हो, है ना? कौन है वजह इसके लिए? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का
जीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का, तब अपने को उसको ही क्या बोलना पड़ेगा, किसी ट्रेट के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का हम जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बच्चा जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, अरे जीनोटाइप बोलेंगे ससुरा, क्या बोलेंगे भैया, जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रख दो तनक, समझ रहा है क्या। देखो बहुत इजी है बच्चे, ज्यादा टेंशन नहीं है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट। क्या बोल रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब इसके लिए आप लोग को सेल्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, बाहर से पता नहीं चलेगा। दो बॉटल्स रखी हैं, ठीक है, दोनों सेम कलर, लेकिन कौन से मटेरियल से बनी है ये नहीं पता, समझ रहा है। मान लेते हैं एक पीवीसी से बनी है, एक पॉलीस्टाइरिन से बनी है, एक एकदम ओरिजिनल वाली एक थर्मोकोल टाइप की है, ठीक है, कलर सेम, टेक्सचर सेम, दूर से देखना है बस। तो जब हम दूर से देखेंगे तो देखने को पता चल जाएगा कि नहीं भैया दोनों भी बॉटल्स कैसी हैं, सेम है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली इसका फिनोटाइप सेम है। लेकिन जब हम करीब जाके देखेंगे, दोनों को टच करेंगे, इंटरनल मटेरियल क्या है, तब तो पता चल जाएगा, भेद खुल जाएगा, है ना। समझ रहा है कि नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो पर्दा तो छोड़ दो, बॉटल बॉटल को रहने दो, बॉटल ना उठाओ, बॉटल जो उठ गई तो भेद खुल जाएगा, है कि नहीं, खुल गया ना भेद, एक पॉलीस्टाइरिन की और एक अपनी प्लास्टिक की है कि नहीं। तो ये चीजें जो हैं, मतलब जब तुम मटेरियल को देखोगे, मतलब सेल के अंदर घुस के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल थे, उसको ही जीनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप में जीन को नहीं देखना पड़ता, फिनोटाइप में बस बाहर से देख लो, नहीं भैया बहुत अच्छा है, लेकिन जीनोटाइप में अंदर घुस के देखना, मतलब डीपली घुस के चेक करना पड़ता है इस सेल में पर्टिकुलर कौन सा डीएनए है जो इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चा, कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप, मेकअप से ऑफ मतलब मेकअप से किधर और मत चले जाओ बच्चों, ठीक है, मेकअप उधर होता है, मतलब मेकअप कोई और भी करता है ना, गर्ल्स करती हैं आई थिंक सो, है ना, गर्ल्स है, विमेन है, मेकअप करती हैं, लेकिन वो मेकअप और ये मेकअप डिफरेंट है, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट, इसी को क्या बोलेंगे बच्चे, जीनोटाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने हाइट के लिए देखा था, देखो हाइट, तो टॉल, ड्वार्फ। टॉल के लिए क्या था, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए था स्मॉल टी, है ना। तो ये क्या था बच्चा उसका, ये उसके जीन्स हैं, इन्हीं जीन की वजह से वो टॉल है और ड्वार्फ है। शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं इसका, ठीक है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो यहां लिखते फिनोटाइप, और यहां लिखते हैं जीनोटाइप, है ना। फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये दो चीजें देख लेते हैं बच्चे। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिनोटाइप क्या होता है बच्चा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जेनेटिक मेकअप बोलूंगा मैं इसको, है ना। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये होता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये देखो, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, बस देखो, इसमें कोई जीन्स देखना है क्या आपको, इसमें कोई टाइप के जीन नहीं देखने हैं, लेकिन इसमें हमको जीन्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, बाहर से ही दिख जाएगा, और वे इंटरनल होता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है, ये बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
अब फिनोटाइप और जीनोटाइप तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया, फिनोटाइप भी देख लिया, जीनोटाइप भी देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और, जिसको हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, यही हम लोग देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं, यही होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो, एन इंडिविजुअल possessing identical alleles for particular trait are called as homozygous for pure trait। क्या बोलेंगे, homozygous for pure trait। सिंपल बोले ना भिड़ो तो गावरान, ठीक है। अगर किसी कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही टाइप के अलील है, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो टॉलनेस के लिए, तो सर बार बार हाइट ही क्यों ले रहे हो, टॉलनेस के लिए मान लो कैपिटल टी है, तो ये दो जीन जो है सेम आइडेंटिकल जीन है, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चा है होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे भी वही दिया है टी। या फिर फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द फ्लावर, अगर हम बोले कलर, फ्लावर कलर, पहले तो आपको आई थिंक सो वो पूरे ट्रेट बताने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। तो इसको थोड़ा रहने देते हैं, पहले आपको मैं क्या करता हूँ पूरे ट्रेड्स समझा देता हूँ। देखो पी प्लांट के लिए कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखो बच्चों मेंडल ने असाइन किए थे, जो कि आप लोग ने 9th में सीखा है, लेकिन 9th में सर हमने ध्यान नहीं दिया था बिकॉज कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या सिखा कर बता देता हूँ आपको, कैरेक्टर, वो कौन से कैरेक्टर थे। फिर देखो डोमिनेंट, रेसेसिव, है ना, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ये बात अच्छे से ध्यान लो, ये अच्छे से ध्यान दो बच्चों। तो पहले देखो, ये अगर लर्न हो गया तो पूरा चैप्टर लर्न हो गया, समझ लो तुमको। टॉल, सॉरी, हाइट ऑफ द प्लांट, ये सब किसके कैरेक्टर है, पाइजम सैटिवम के, भूलो मत किसके कैरेक्टर है ये, फॉर पाइजम सैटिवम, फॉर पाइजम सैटिवम, ये किसके कैरेक्टर से बच्चों, भूलो मत, ये एक प्लांट है पाइजम सैटिवम, मटर का, मटर होता है ना, वटाने के लिए हम देख रहे हैं सब, ठीक है। पाइजम सैटिवम, सेकंड हाइट था, सेकंड वाला क्या है भाई, सीड कलर, सेकंड क्या है, सीड कलर, क्या है भैया, सीड कलर, थर्ड सीड शेप, क्या है, सीड शेप, उसके बाद फोर्थ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर नहीं, फ्लावर कलर नहीं, पॉड लिख लेते हैं, छिलके मतलब बीज के बाद छिलका आना चाहिए ना, तो पॉड कलर, है ना, पॉड कलर। फिर फोर्थ, फिफ्थ पॉड का शेप, क्या है भैया, पॉड का शेप। उसके बाद में है पॉड कलर, और लास्ट में सेवेंथ वाला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर कलर आएगा। एक बेटा ज़्यादा तो नहीं हो रहे ना कहीं, देखो हाइट का, हाइट ऑफ द प्लांट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप, हाँ पॉड कलर 2 बार हो गया ना, वही बोल रहा हूँ मैं, क्या लफड़ा हो रहा है, ठीक है। पॉड कलर पॉड शेप तो हो गया, फिर बाद में देखो 6th वाला फ्लावर कलर आना चाहिए था, फ्लावर कलर, और लास्ट में आएगा फ्लावर पोजीशन, नॉट शेप, हाँ फ्लावर पोजीशन, क्या आएगा, फ्लावर की पोजीशन, क्या आएगा बच्चे, फ्लावर की पोजीशन। याद रखो ये 7 पेयर मेंडल ने बोले थे कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। अब हाइट के लिए आता है टॉलनेस, जो कि रिप्रेजेंट होगा कैपिटल टी से, और रिसेसिव कैरेक्टर होता है इसी का डवार्फनेस, क्या आता है बच्चे, डवार्फ, जो कि स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। तो एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। सीड का कलर होता है बच्चों देखो येलो, कैपिटल वाई, है ना, और सीड का कलर जब ग्रीन होगा तो ये डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव होगा, स्मॉल वाई।
देखो ये जो लेटर्स लिख रहा हूं ना मैं, ये डोमिनेंट और रिसेसिवनेस के लिए। तो डोमिनेंट के लिए हमेशा डोमिनेंट कलर का, डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर कैपिटल के मतलब अपर केस में लिखने का। और ड्वार्फ के लिए जो मतलब, अब फॉर एग्जांपल देखो, अभी टॉल डोमिनेंट है तो मैं टी ले रहा हूं, लेकिन ड्वार्फ के लिए मैं डी लूंगा क्या? नहीं, ड्वार्फ के लिए हम क्या करेंगे, सेम लेटर को लोअर केस में लिखेंगे। जो हमने डोमिनेंट के लिए लेटर लिया था उसी लेटर को, उसी अल्फाबेट को लोअर केस में लिखेंगे। यह आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रखनी है। वैसे तो 9th में आपको था ये, लेकिन स्टिल भैया हम ध्यान नहीं देते हैं ना भैया जी, हमने ध्यान ही नहीं दिया था। आप सिखाइए हमको, तो हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए ना हुजूर, एक बार सीखिए जरूर। ठीक है, सीड का शेप राउंड, क्या? राउंड, जो कि कैपिटल आर, देखो अभी अभी समझ जाएगा। डोमिनेंट के लिए मैंने क्या किया, यही अल्फाबेट को 2 बार लिखा, बिकॉज कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेट 2 गैमेट्स मतलब 2 जीन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो एक होता है जीन और एक उसका अल्टरनेट फॉर्म होता है जो कि अलील होता है। ठीक है, और सीड का जो रिसेसिवनेस है वो है रिंकल्ड, मतलब झुरमुड़े सीड, झुर्रियां आई हुई, रिंकल्ड। अब इसको मैं डब्ल्यू से लिखूं क्या? नहीं, मैं स्मॉल आर से लिखूंगा। ठीक है, ये समझ लो। पॉड का कलर होता है बच्चा ग्रीन। हरी फल्ली लेते हैं या येलो कलर की फल्ली लेते हैं? हरी फल्ली लेंगे ना, मार्केट में जाएंगे हरा छिलका वाला फल्ली उठाएंगे, अगर पीला दिख गया तो चल भग, नहीं लेना है हमको, डायरेक्ट बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रीन के लिए आएगा बच्चे कैपिटल जी, कैपिटल जी। और बाद में येलो के लिए आएगा क्या? येलो के लिए आएगा स्मॉल जी, स्मॉल जी। पॉड का शेप होता है बच्चों देखो इन्फ्लेटेड। डोमिनेंट क्या है? इन्फ्लेटेड, कैपिटल आई, आई। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये बात समझ गया। फ्लावर का कलर बच्चों होता है देखो वॉयलेट, या पर्पल लिख दो, वॉयलेट, कैपिटल वी, कैपिटल वी। और वाइट फ्लावर जो होते हैं ना बच्चा, वाइट फ्लावर वो होते हैं स्मॉल वी, स्मॉल वी। ठीक है, जब अपन मोनो हाइब्रिड डाइब्रिड करेंगे ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट महसूस होगा आपको उस समय। ठीक है, उसके बाद फ्लावर की पोजीशन देख लो बच्चों, एक्सियल मतलब स्टेम के एकदम करीब, कैपिटल ए, कैपिटल ए। और इसके लिए होगा टर्मिनल, टर्मिनल होगा स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थी, जिसका आपको कैरेक्टर्स हैं जिसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों, तो जल्दी से निकाल लो। अब देखो आगे, ये शायद आपका बहुत अच्छे से हो गया रहेगा। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस आपको अब समझा क्या? स्मॉल टी, कैपिटल टी, क्या बानगढ़ चल रही है सर? तो यही था वो। ठीक है, यही है वो, यही है वो, यही है वो, जिसको देख के पूरे एक्सपेरिमेंट करें, यही है वो, याद रखो। ठीक है, ये अच्छे से आप बहुत अच्छे से याद रखो, बिकॉज इसी को देखकर ना क्या चल रहे हैं, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखो इस चीज को। अब देखो, अरे वाह, ये तो जादू। ठीक है, हेट्रोजाइगस। देखो होमोजाइगस समझ लो क्या होता है। होमोजाइगस में आइडेंटिकल अलील्स होंगे, हेट्रोजाइगस में नॉन आइडेंटिकल अलील्स होंगे। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल पोजेसिंग कंट्रास्टिंग अलील फॉर पर्टिकुलर ट्रेट आर कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल देखो स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हो बच्चों। आप क्या बोल सकते हो? हाइब्रिड फॉर दैट ट्रेट। क्या बोल सकते हैं हम इसको? दे आर हाइब्रिड फॉर दैट ट्रेट। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड। और होमोजाइगस को बोलते हैं प्योर लाइन,
मतलब गावरान वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी। सुना भी होगा आप लोग ने शायद, गावरान वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी। तो ये चीज़ें देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। अगर समझ गया ना गुरु तो बहुत बहुत फायदे में रहोगे, वरना ये चैप्टर हाथ से ना जावे। ठीक है, ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, तो टेंशन लेना नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा, अरे कहाँ गया, ओहो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक शायद हम लोग बहुत सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, उसके बाद में देखो बच्चा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस ही हमको देखना है। इसके अंदर अपने को लेकिन ये देखने से पहले पहले F1 जनरेशन और F2 जनरेशन अच्छे से देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। ठीक है, इसको पहले मेरे को गायब करके जादू से ये वाला पार्ट लेके आना पड़ेगा। ओके, तो देखो F1 जनरेशन, इसी को बोलते हैं बच्चे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? वापस देख लो, F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये याद रखना। ठीक है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, उसके बाद आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। क्रॉस मतलब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा? मीटिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? मीटिंग करवा रहे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड। देखो बहुत आगे तक चले गए हैं हम बच्चों इसमें, अभी क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है बच्चा ये? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? तो देखो, द क्रॉस इन विच ओनली सिंगल पेयर of contrasting character is taken into consideration. तो ये ऐसा क्रॉस होगा जिसमें सिर्फ एक पेयर लेंगे हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की। टोटल कितने थे? 7। कितने थे बच्चा? 7। कितने थे? 7। तो 7 पेयर में से हम सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं कंसीडरेशन में, या फिर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके। एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाबू, समझ रहा है बाबू? सॉरी, इट्स नॉट बाबू, इट्स बाबू मोशाई। ठीक है, तो बाबू मोशाई समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को बोलेंगे तो हम लोग मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो डाई हाइब्रिड बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड। लेकिन इतना सारा अपने को है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे मोनो और डाई ही है, तो हमको वहाँ तक ही काम करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। लेट अस कंसीडर पेरेंट जो है ना टॉल को हम लोग ड्वार्फ से क्रॉस कर रहे हैं, तो आगे चल के बनेगा क्या, कैसे टाइप के इंडिविजुअल आने की पॉसिबिलिटी है, ये सब हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही समझ जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, सबसे पहले देखो P1 जनरेशन या फिर पेरेंट लिख लेने का। ठीक है, मतलब किनके बीच में क्रॉस हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टॉल, इसको क्रॉस कर रहे हैं हम ड्वार्फ से, है ना। टॉल को क्रॉस कर रहे हैं बच्चे ड्वार्फ से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये पेरेंट से, टॉल पेरेंट क्रॉसेस विथ ड्वार्फ पेरेंट। तो टॉल के लिए क्या होता है भाई? कैपिटल टी होता है ना। इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्रॉस करेंगे। देखो जी
बिल्कुल नहीं जमा, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे। अभी जल्दी से तुम देखते रह जाओ। गैमेट्स, क्या है ये गैमेट? तो गैमेट जो है ना बच्चों, जब भी देखो याद रखो गैमेटोजेनेसिस होता है, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा, मतलब एक ही टी नीचे आएगा। कितने टी आएंगे? वैसे आप दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, टी टी लिख देते ना पहले। तो देखो बच्चा, क्या देख रहे हैं हम लोग? ये एक टी और यहां से आया एक टी। अब ये दोनों क्या होंगे बच्चों? जब भी देखो रिप्रोडक्शन होता है, दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं? क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो क्या तैयार हो रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्रॉस होने के बाद जो भी पहली जनरेशन बनेगी उसी को F1 जनरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? F1 जनरेशन। दिख रहा है ना आपको? ये जो पहला प्रोजेनी बना उसको ही हम F1 जनरेशन बोलेंगे। पहली प्रोजेनी को ही F1 जनरेशन बोलेंगे। शायद आपको अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होते जा रही होगी। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है बच्चों, चल बेटा सेल्फिंग कर ले रे। क्या कर ले रे? सेल्फिंग। क्या कर ले रे? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब बच्चे इसके ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को इसी के टाइप के ऑर्गेनिज्म से, मतलब सेम प्रोजेनी को क्या करना है? क्रॉस करना है। मतलब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करना है वापस कैपिटल टी स्मॉल टी से। मतलब F1 प्रोजेनीज जितने भी है सबको सेल्फिंग कर लो। ठीक है, सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉस करने के बाद आप देखो यहां पे F2 जनरेशन कैसे मिलेगी। पॉसिबिलिटी क्या है? देखो इसमें से दो टाइप के गैमेट्स निकलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। नो डाउट ऊपर वाले में से भी दो टाइप के निकल रहे थे बच्चों, लेकिन मैंने जस्ट एक लिखा, आपको ये ऐसे दो मिलते थे। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें से भी कितने? दो टाइप के गैमेट्स निकल रहे हैं। गैमेट्स बोलो या फिर दो टाइप के ऐसे गैमेट्स जिसमें ये वाले जीन है। ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखो आएगा F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन को बच्चों हम क्या कर रहे हैं? F2 जनरेशन को एक मतलब टेबल से हम लोग बताएंगे, टेबल से बताएंगे, और इसी टेबल को पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड बोला जाता है। तो देखो बच्चों, ठीक है, तो देखो ये कैपिटल टी, ये दो गैमेट्स लिख रहा हूँ मैं, ये कैपिटल लिख दिया, ये स्मॉल टी लिख दिया, और ये भी स्मॉल टी लिख दिया। है कि नहीं? बन गया हमारा चेकर बोर्ड लगभग। तो देखो टी को टी से क्रॉस करो, क्या आएगा? कैपिटल टी। टी को फिर टी से क्रॉस करो, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर टी को कैपिटल टी से क्रॉस कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। दिख रहा है? अब यहाँ पे कितने टाइप के प्रोजेनिस बन रहे हैं देख लो। हाँ बच्चों, ये मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सबर्ब है। तो देखो सबसे पहले आपको ये जब कैपिटल टी दिखेगा ना, समझ लेना ये टॉल है। तो मैं यहाँ टॉल लिख देता हूँ और यहाँ ड्वार्फ लिख देता हूँ। हमने डोमिनेंट और रिसेसिव में देखा, अगर कैपिटल लेटर एक भी है, दो लेटर में से एक कैपिटल है तो वो भी डोमिनेंट होगा। दो लेटर में से एक कैपिटल है तो वो भी डोमिनेंट होगा। तो कितने टॉल मिलेंगे भैया? एक दो तीन, तीन मिलेंगे टॉल, एक मिलेगा ड्वार्फ। क्या बोला मैंने? तीन मिलेंगे टॉल, एक मिलेगा ड्वार्फ। क्योंकि स्मॉल टी जब भी दोनों लेटर सेम है, स्मॉल या फिर लोअर केस, तब ही रेसेसिव कैरेक्टर दिखकर आएगा बच्चों। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ गया, मतलब पूरा बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको यूं समझ जाएगा चुटकियों में। ठीक है, अगर दोनों भी लेटर स्मॉल है तब ही रेसेसिव कैरेक्टर आएगा, लेकिन अगर दोनों कैपिटल है या फिर एक भी कैपिटल है तब डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा मोनोहाइब्रिड के केस में। इसके नो डाउट इसके डेविएशंस हैं, लेकिन वो डेविएशन में आपको मैं वो चीजें अलग बताऊंगा। ठीक है, याद रखो। तो ये जो तीन टॉल और एक ड्वार्फ है ना, तो ये है इनका फेनोटिपिक रेशियो। क्या? फिनोटाइपिक
फिनोटिपिक रेशियो। क्या है बच्चों ये फिनोटिपिक रेशियो? ये कितना है इसका? 3:1। फेनोटिपिक रेशियो क्या है इसका? 3:1, याद रखना। अब जब इसका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे भाई हाइब्रिड टॉल कितने, प्योर टॉल कितने, प्योर ड्वार्फ कितने। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, HT मीन्स हाइब्रिड टॉल, PT मीन्स PT मीन्स प्योर टॉल, HT बोले तो हाइब्रिड टॉल, और HD बोलेंगे हम लोग तो होमोजाइगस ड्वार्फ, या फिर PD बोल देते चलो इसको, ठीक है। PD मतलब प्योर ड्वार्फ। ड्वार्फ तो हमेशा प्योर ही होने वाला है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चा प्योर टॉल है 1, जिसमें दोनों भी लेटर्स कैपिटल है, दोनों आइडेंटिकल जीन है, ठीक है। हाइब्रिड टॉल है बच्चा 2, दिख रहा है ना ये 2, हेट्रोजाइगस अलील, याद करो हेट्रोजाइगस याद करो। और प्योर ड्वार्फ है बच्चा 1। तो कैसे बनेगा? 1:2:1। क्या बोल रहा हूं मैं? 1:2:1, यही होगा इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो मैं GR लिख देता हूं वहां पे, जीनोटिपिक रेशियो ये कितना होगा? 1:2:1, ये होगा जेनोटिपिक रेशियो। और जल्दी से आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको आज का लेक्चर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया बच्चों, तो क्या करना है आप लोगों ने? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे के पूरे लोग, ताकि आप लोग तक नॉलेज पहुंच सके फ्री ऑफ कास्ट नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपके पास नॉलेज मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए आप लोग का भी कर्तव्य है, सपोर्ट करते रहिए। अगर कहीं पे फ्लॉ है तो बिल्कुल बताइए, उस फ्लॉ को बिल्कुल हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सुधार लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।